हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 हाउ सीजन अकर्स पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर ऑलरेडी हमने फर्स्ट जो चैप्टर था आपका 7th स्टैंडर्ड के सिलेबस ज्योग्राफी का आप देखोगे तो हमारा जो पहला चैप्टर हाउ सीजन अकर्स पार्ट 1 वो हमने देखा था, जिसमें हमने स्टडी किया था। अगर आपको याद होगा, हमने स्टडी किया था कि किस प्रकार दिन होता है, किस प्रकार रात होता है और कैसे हमारा प्लैनेट जो है वो सन के चक्कर काटता है। ये इतनी सारी चीजें हमने देखा था, जिसमें हम लोग एपोजी, पेरिजी, इस प्रकार से कई सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। हमने बहुत पहले ही आपका पुराने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है ना। और अभी 8वें चैप्टर पे आ गए, मतलब एक दो और चैप्टर बचे हुए। ये आपका जो ज्योग्राफी है ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, एक दो दिन के अंदर, मतलब लाइक कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब साइंस और मैथ्स तो पहले से ही कंप्लीट है। तो ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे, पहला लेक्चर है। तो आज बेसिक पढ़ने वाले हैं, आज कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान लगा के देख लेना। वीडियो छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जिसमें आपको मैं बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का प्रोवाइड करूंगा लेक्चर नंबर 1 के थ्रू, ठीक है। बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी हमने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको हेल्प हो जाएगा, अच्छे से ढूंढ के आप पढ़ाई कर सकते हो। या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ना है आपको, कोई भी सब्जेक्ट का, तो डायरेक्ट सर्च मारो, उसके आगे JR ट्यूटोरियल्स लिख दो, आपको वो वीडियो दिख जाएगा और आप वहां से खोल के उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाउ सीजन्स अकर, इसमें ये चैप्टर में क्या पढ़ना है। जैसे कि आप एक चीज जानते हो दोस्तों कि हमारे अर्थ के ऊपर अगर आप बात करें, ठीक है ना, हमारे अर्थ के ऊपर बात करें तो बहुत से अलग अलग टाइप के सीजन्स होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के सीजन्स होते हैं। गर्मी का सीजन होता है, विंटर का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताने जा रहा हूं वो है दोस्तों डे एंड नाइट का ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि डे एंड नाइट जो होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन मतलब जो कितने टाइम तक होता है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कोई सीजन में कि आपका जो दिन है काफी लंबा जा रहा है, मतलब सूरज जल्दी उग गया। दिन लंबा होना मतलब टाइम के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, सूरज जल्दी उग जाता है ना। तो सूरज जल्दी उग जाता है मतलब उजाला जल्दी हो गया, और रात को थोड़ा सा लेट डूबता है, मतलब सनसेट थोड़ा सा लेट होता है। इसके वजह से आपको ऐसा फील होता है कि जो दिन का टाइम है, यानी उजाला हुआ जो टाइम है ना, हम लोग डे और नाइट किसको बोलते हैं। डे का मतलब क्या होता है, जब पूरा रोशनी होता है, यानी लाइट जब होता है तो उसको हम लोग डे बोलते हैं, बेसिकली ऐसे ही बोलते हैं ना। और नाइट का मतलब हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए नाइट का मतलब है रात हो गया, यानी अंधकार हो गया, डार्क हो गया। इस प्रकार से हम लोग मानते हैं, हमारा बचपन से साइकोलॉजी ऐसे ही है। अंधेरा हो गया मतलब रात हो गया, और दिन मतलब उजाला दिख रहा है मतलब दिन हो गया, ऐसे ही मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब सुबह सूरज जल्दी उग जाएगा और रात को लेट डूबेगा तो क्या हो जाएगा, दिन लंबा हो जाएगा, और वही रात का जो टाइम होगा वो छोटा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज जो होता है वो लेट उगता भी है, ठीक है, और लेट और जल्दी डूब भी जाता है। यानी कि दिन का जो टाइम है काफी छोटा होता है। हमको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी अंधेरा हो गया, सुबह उठा, थोड़ा बहुत काम किया, ऐसा लगता है 5 बजे, 5:30 बजे। आप गांव साइड जाओगे, नॉर्थ साइड जाओगे, ईस्ट साइड जाओगे, तो आपको बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने विलेज गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि लगभग 4:30-5 बजे तक पूरा अंधेरा, ब्लैक हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे हम जहां पे मैं मुंबई में रहता हूं, वहां पे लगभग 7-7:30 बजे होता है अंधेरा। तो मतलब डिफरेंस पता चल जाता है इससे, ठीक है। तो ये आपको पता चला। तो इससे एक चीज पता चलता है दोस्तों कि जनरली क्या होता है कि ये जो टाइम होता है, जो मंथ का जो टाइम होता है ना, हमारे कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग मंथ जो होते हैं, उसके टाइम के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे होता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो जून, सितंबर और दिसंबर का जो महीना होता है ना, इसी के थ्रू क्या होते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे, तो हम एक चीज क्या बता सकते हैं कि ये जो दिन लंबा हो गया, रात छोटा हो गया, ठीक है ना। जून वगैरह के टाइम आपको कुछ और देखने मिलेगा, दिसंबर के टाइम आपको कुछ और देखने मिलेगा, फ्लक्चुएशंस देखने मिलेंगे। तो क्या ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, दिन छोटा रात बड़ा जो होता है, क्या वो अर्थ के घूमने की वजह से होते हैं या फिर सन के घूमने की वजह से होते हैं, क्या लगता है आपको। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि सन जो होता है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। या हमको बहुत पहले डिस्कशन हमने किया था कि जो सन होता है ना वो अपनी जगह पे होता है। बेसिकली हमने बचपन से यही पढ़ा है कि सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है जाके, हमने यही पढ़ा हुआ है ना बचपन से। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या कि सूरज उगता है क्या, सन उगता है क्या? नहीं, हमारा जो अर्थ है वो घूमता है, और वो जब घूमता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सन जो है वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में कौन जा रहा है, आपका जो अर्थ है वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक जा रहा है, उल्टा। जब आपका अर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाएगा तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि जो सन है वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। तो उसी का एक टॉपिक है, दैट इज अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है ना, अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है। यहां पे देखो, अब ये जो अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, इसकी बात मैं करूं अगर,
तो देखो सन क्या होता है बेसिकली, हमने एक चीज देखा होगा कि सन राइज का जो पोजीशन होता है, जैसे कि समझ लो ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका टेरेस है, ठीक है ना, ये आपका बिल्डिंग है समझ लो, यहाँ पे आप रोज खड़े होते हो और देखते हो, ठीक है ना, आप यहाँ पे खड़े हो गए और रोज यहाँ पे सन को उगता हुआ देख रहे हो, तो समझ लो आज जो सन है वो यहाँ पे उगा हुआ है, सन जो है आज यहाँ पे उगा हुआ है। लेकिन आप जब देख रहे हो उसको तो कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि सन धीरे धीरे अपना जगह जो है पोजीशन चेंज कर रहा है। कभी पहले आपको इधर दिख रहा था, अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि वो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट में उग रहा है ना, ये तो ईस्ट हो गया आपका। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो सन है ना वो एक ही जगह पे नहीं रहता है, वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा आपके साइड में होता है। जैसे कि आपका सन इधर था तो आप जब रोज आके देखोगे तो आज इधर था तो कल इधर इधर इधर, धीरे 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 1-2 महीने 3 महीने के अंदर धीरे धीरे सन जो है वो साउथ की तरफ जाने लगता है। वैसे ही कभी कभी आपको महसूस होता है कि जो सन है वो धीरे 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 टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। तो ये क्यों होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। मतलब सन जो है वो मूव कर रहा है लेकिन एक्चुअल में सन मूव नहीं कर रहा है। हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है, ये आप जानते हो। हमारा जो पृथ्वी है क्या है दोस्तों, राउंड है। लेकिन राउंड होना सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये राउंड होने के साथ साथ ये घूमता भी है, और ये घूमता है ना एक एक्सिस में घूमता है, और ये जो एक्सिस होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं इस प्रकार से वो एक्सिस में घूमता है, ठीक है, मतलब इसका जो घूमने का डायरेक्शन है वो इस प्रकार है, ठीक है, ये ऐसा घूमता है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूमता है। जैसे नॉर्मली हम लोग को बचपन से यही सिखाया जाता था कि ये जो पृथ्वी है वो ऐसा घूमता होगा, ठीक है ना, ऐसा गोल 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 घूमता होगा, समझ में आ रहा है, ऐसा गोल गोल घूमता होगा। लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं घूमता, वो कैसा घूमता है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूमता है। और इसीलिए वो टेढ़ा होकर घूमने की वजह से हमें जो सन है उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो अपैरेंट तौर पे दिखाई देते हैं, यानी कि कभी हम लोग को साउथ की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और कभी नॉर्थ की तरफ दिखाई देता है। तो इसके भी कुछ टाइमिंग से ही आपको याद रखने हैं। तो जैसे कि क्या होता है कि जब सन का जो पोजिशन अगर वो साउथ की तरफ जाने लगता है तो वो जाता है 21 जून से 22 दिसंबर तक, यानी कि साउथ की तरफ 21 जून से लेके 22 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखना है। यानी कि अगर आप नोटिस करो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और 21 जून को आ जाओ, 21 जून को सन को देखो और 21 जून से हर दिन आप टेरेस पे आ जाओ, आपके छत पे आ जाओ और सन को ऑब्जर्व करो, तो आपको महसूस होएगा कि सन जो है वो धीरे 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 शिफ्ट होता जाएगा। रोज आप देखोगे तो रोज थोड़ा थोड़ा वो बाजू हटता जाएगा और साउथ की तरफ उगता हुआ नजर आएगा आपको। मतलब साउथ डायरेक्शन में नहीं उगेगा लेकिन साउथ की तरफ वो मूव होता हुआ दिखाएगा, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये कब होता है, 21 जून से 22 दिसंबर तक होता है। वही एक टाइम ऐसा आता है कि 22 दिसंबर से लेके 21 जून वापस से रिवर्स में आता है। यानी 22 दिसंबर से शुरू हो गया, 22 दिसंबर से शुरू हुआ, कहां तक, 21 जून तक। ये कब होता है, यहां पे, मतलब पहले तो 21 जून से 22 दिसंबर तक वो साउथ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा हमें सन, लेकिन जब आप फोकस करोगे तो 22 दिसंबर के बाद जो सन है हमारा वो 21 जून तक थोड़ा नॉर्थ की तरफ दिखाई देगा। तो ये जो टाइम चल रहा है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये जो टाइम चल रहा है ये जनवरी का टाइम चल रहा है। तो ये बेस्ट टाइम है ऑब्जर्व करने का। जनवरी का टाइम चल रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो आप, दिसंबर हो चुका है लेकिन जनवरी आया। तो रोज क्या करो, सुबह सुबह जाओ छत के ऊपर और रोज देखो सन को। तो सन आपको रोज देखोगे तो आपको पहले सन यहां पे उगता हुआ दिखाई दिया होगा, फिर कल देखोगे तो लगभग थोड़ा सा पोजीशन चेंज हुआ रहेगा, पोजीशन चेंज हुआ और धीरे धीरे वो क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ जाने लगेगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 22 दिसंबर से 21 जून तक जाते जाते वो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ से उगेगा, कोने में चले जाएगा नॉर्थ की तरफ से। लेकिन वापस से वो कोने में जाने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा फिर वो धीरे धीरे वापस से आने लगेगा और आपको महसूस होगा कि सन जो है फिर से आपका साउथ में 21 जून से 22 दिसंबर दिखाई देगा। और ये कर्व के देखना दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पता चलेगा। समझ में आ रहा है, यही था हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम था अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ये आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल रहा था कि आपको कि हमारा जो पृथ्वी होता है, जैसे ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ एंड साउथ पता है ना आपको। तो हमारा जो पृथ्वी है ना ऐसा टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है और वो टेढ़ा होकर गोल गोल घूम रहा है। एंड वो टेढ़ा होकर गोल गोल घूमने की वजह से उसके जो अपैरेंट मूवमेंट है वो सन के वो पॉसिबल होते हुए हमें नजर आते हैं। एक और टॉपिक है, यहाँ पे आप पढ़ लो, इसको भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वो टॉपिक का नाम है पेरिलियन एंड एपिलियन पोजिशन ऑफ द अर्थ। जैसे आपने एपोजी और पेरिजी पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अर्थ से लेके कितना एक जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो वो हम लोग वापस से डिस्कस करवाएंगे। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। हम जा रहे हैं हमारे दूसरे टॉपिक के, आज के दूसरे टॉपिक और आज का आखिरी टॉपिक, क्योंकि छोटा सा लेक्चर लूंगा जैसे मैंने बोला था, उसमें हम आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देना चाह रहे थे बस, ठीक है। ये हो गया जिसको बोलते हैं अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब जा रहे हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर, मिटा रहा हूं इसको मैं, ध्यान से देखते रहना बच्चों, ठीक है ना। आप 7th स्टैंडर्ड में हो, बहुत बेसिक है आपका ये, बहुत बेसिक मतलब बहुत बेसिक है। बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है और कुछ चीजें का कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके रहना है। आपको कोई पूछेगा
तो ये आप बता सकते हो, किसी को नहीं मालूम होगा, 10वीं के स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम होगा दोस्तों, जो आज आपको ये सीखने मिल रहा है। 7वीं के स्टूडेंट्स, आज आपको जो सीखने मिल रहा है वो 10th 12th के स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम होगा कि ऐसा होता है, कौन से डेट पे सन इस तरफ जाता है, कौन से डेट से यहां पे सन जाता है। ठीक है, और एक और टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दैट इज पेरीहेलियन। ठीक है ना, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, पेरीहेलियन। एंड ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि पेरीहेलियन का मतलब क्या होता है और एपेहेलियन का मतलब क्या होता है। एपेहेलियन का मतलब क्या होता है, ये चीज समझ लो। पहली बात तो आपको इसको समझने के पहले आपको थोड़ा अर्थ का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, पेरीलियन एंड एपेलियन पोजीशंस ऑफ अर्थ। ठीक है ना, पोजीशंस ऑफ अर्थ। इसमें एक डायग्राम भी है, वो डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा वो डायग्राम के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले आपको मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे समझ लो कि ये आपका सन है, ये क्या है, आपका सन है। ठीक है ना, और एक चीज हम जानते हैं दोस्तों, एक चीज हम जानते हैं कि सन के आसपास जो हमारा पृथ्वी चक्कर काटता है, सन के आसपास जो हमारा पृथ्वी चक्कर काटता है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में काटता है। ये आप जानते हैं दोस्तों, कैसे काटता है, सर्कल नहीं काटता है। जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे आपको कि जो अर्थ होता है, समझ लो यहां पे आपका अर्थ है, ये पहला पोजीशन है अर्थ का, ये दूसरा पोजीशन है अर्थ का। क्या है ये, अर्थ है, ये दोनों क्या है, अर्थ है। दोनों मतलब एक ही होगा लेकिन अलग अलग पोजीशन में। क्या है ये, अर्थ है, ई लिख रहा हूं मैं अर्थ के लिए। ठीक है, तो बचपन में आपको शायद बहुत लोगों ने पता होगा कि पृथ्वी गोल है। एक्चुअली पृथ्वी गोल नहीं होती, पृथ्वी होती है जियोइड शेप की। जियोइड का शेप का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से होता है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग उसको कंसीडर करते हैं कि ये गोल होगा। ठीक है, वैसे ही सेम हमको बचपन से ये बताया जाता था कि पृथ्वी जो होती है वो गोल होती है और वो खुद गोल गोल ऐसा घूमता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, जियोइड है, एंड वो गोल नहीं घूमता है, वो घूमता है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। जैसे अंडे का शेप होता है ना, अंडा, अंडा आपने खाया, एग, इस प्रकार का शेप होता है, वैसे ये एलिप्टिकल, एलिप्स बोलते हैं ना, एलिप्स, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। यानी कि जब वो घूम रहा है, सन के चक्कर काट रहा है, तो कहीं पे उसका जो डिस्टेंस होगा अर्थ का और सन का, यहां पे कम होगा, और कहीं पे उसका सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। दिख रहा है डायग्राम के थ्रू, यहां पे कम डिस्टेंस है, यहां पे ज्यादा है, और वो डिस्टेंस को भी कुछ बोलते हैं। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं इस टॉपिक के थ्रू, ये आप समझ लोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हमारा जो पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन का जो पाथ है वो क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सन जो होता है ना, ये हम जानते हैं कि सन अपनी जगह से नहीं हिलता है। सन तो सबसे बड़ा चीज है हमारे गैलेक्सी के अंदर, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर सबसे बड़ा जो स्टार है वो सन ही है, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है हमारी दुनिया में। लेकिन अदर गैलेक्सीज में हो सकते हैं, रिसर्च चल रही है अभी भी। ठीक है ना, अदर गैलेक्सीज का हमें पता नहीं ना, क्या पता अदर गैलेक्सीज में दूसरे प्लैनेट्स होंगे, उसमें एलियंस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो रिसर्च वगैरह चल रहा है। लेकिन इससे मैं क्या बता रहा हूं कि सन कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करता है, और अर्थ जो होता है वो अपनी जगह से मूव करके रिवॉल्व करता है इस प्रकार से। मतलब अर्थ का डायरेक्शन कैसे होगा, पहले इधर था, वो धीरे धीरे इधर आएगा, रिवॉल्व होते होते फिर यहां पे आ गया, फिर रिवॉल्व होते होते वापस से इधर आएगा, और ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होता रहता है। और आपको पता है कि सन का अर्थ को एक चक्कर काटने में 365 दिन लग जाते हैं, पूरा साल लग जाता है। और खुद का एक चक्कर काटने में, गोल घूमता है ना खुद ही, तो खुद घूमने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन पूरा सन का गोल चक्कर काटने में 365 दिन यानी पूरे साल लग जाते हैं। ये आपको जानते होंगे। ठीक है, इतना मैंने बहुत पहले भी आपको पूरा ज्योग्राफी में एक्सप्लेन किया है, तो हम वही चीज बता रहे हैं। तो जैसे अर्थ हमारा घूमने लगेगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये कब दिखाई देता है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ये जो होता है ना, ये जनवरी के पहले वीक में दिखाई देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में दिखाई देता है। कौन सा डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस। तो आपको पता है कि सन से लेकर अर्थ का मिनिमम डिस्टेंस इधर दिख रहा है, और यही जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं दोस्तों पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरीहेलियन बोलते हैं। याद रहेगा कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द पेरीहेलियन। एंड वो कब दिखाई देगा, जनवरी से फर्स्ट वीक में, यानी कि जब जनवरी पहला वीक आता है, जो कि हो गया अभी, तो आज हमारा कितना तारीख चल रहा है, 15 to 16 तारीख चल रहा है, मतलब ये हमारा 2nd to 3rd वीक चल रहा है, तो वो चीज हो गया है। मतलब जब सन अर्थ हमारे सबसे मिनिमम डिस्टेंस आया होगा, सन के सबसे नजदीक अर्थ आया होगा, पेरीहेलियन में, पहले वीक ऑफ जनवरी में आता है। वैसे ही अगर हम बात करें कि ये पोजीशन में धीरे धीरे वो जो अर्थ है हमारा आगे बढ़ने लगता है। फिर एक आता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जब आता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अर्थ धीरे धीरे, पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में यहां पे था अर्थ, जो कि मिनिमम डिस्टेंस था, यहां से लेके यहां तक मिनिमम डिस्टेंस था। फिर धीरे धीरे अर्थ यहां पे ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करते करते यहां पे आएगा। एंड यहां पे जब पहुंचा तो उसको कितना टाइम लग गया, जनवरी से जुलाई तक आते थे, मतलब 6-7 महीने लग गए। 6-7 महीने के बाद वो जब ट्रैवल करके यहां पे आएगा, तो वो रहेगा हमारे सन से सबसे लंबा वाला डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एपेहेलियन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एपेहेलियन बोलते हैं। ये चीज आप याद रख लोगे ना, ठीक है ना,
बस आपका पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, पूरा जो सिलेबस है ये पूरा चैप्टर जो है ना बहुत खत्म हो जाएगा। इतना अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, समझ में आया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पेरिहेलियन होता है, लंबा डिस्टेंस एपीहेलियन होता है, और इसका डिस्टेंस भी आपको याद रखना है कि अर्थ से लेकर सन तक का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है वो होता है 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, देखो बता रहा हूं 147 मिलियन किलोमीटर है, मतलब 147 मिलियन मतलब उसके आगे 10 लाख और मल्टीप्लाई कर दो, बहुत होता है। 147 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे भी दूर ये होगा जो कि होगा एपीहेलियन पोजीशन, तो ये है लगभग 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर दूर। यानी कि ये 147 है, ये 152 है, लगभग 5 मिलियन किलोमीटर का फर्क है। सोचो, ये छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। और यही पोजीशन के वजह से, यही अर्थ के मूवमेंट की वजह से, यही डिस्टेंस के गैप के वजह से यहां पे अर्थ हमारा जब घूमता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो भी टिल्टेड वे में घूमता है, और इसीलिए हमारे अर्थ पे जो सीजन्स होते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है ये मैं समाप्त करूंगा, लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों इसके बाद के और भी टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं लेकर आ जाऊंगा हमारे अगले लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 के लिए फटाफट से इंतजार कर लेना, आपको फटाफट से मिल जाएगा, और हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट की और क्या क्या चीजें चेंजेस होती है अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें शायद 8वीं 9वीं के स्टूडेंट्स भी नहीं जानते होंगे। तो अगर ये स्टूडेंट 7वीं के देख रहे हैं ना, तो प्लीज अपने 8वीं 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स को भी शेयर करो, उनको भी एक नया नॉलेज मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ लिमिटेड नहीं करना है, हमको पढ़ाई इस प्रकार करना है कि हमें हर चीज का नॉलेज हो, ज्ञानी बनना है। रट्टा मार के सिर्फ सिलेबस पढ़ के 90% निकालोगे तो वो थोड़े टाइम तक अच्छा लगेगा, लेकिन जो ज्ञान आपके पास रहेगा, संपूर्ण सब्जेक्ट का ज्ञान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं हर सब्जेक्ट का ज्ञान रखूं, इसीलिए शायद मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा पाता हूं। तो हर सब्जेक्ट का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, तो वो ज्ञान मैं चाहता हूं आप लोग लो, और इसीलिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।